मैं कह सकता हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन से अमर उजाला का जो संवाद चल रहा है, सत्र तो आखिरी है, पर ऐसा लग रहा है कि चर्चाओं का ये दौर नहीं थमे। जितनी सार्थक बातचीत इन 2 दिनों में हुई है, जितने अलग अलग विषयों को हम छू पाए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं मंच का परिचय दूं, इस सत्र का आगाज करूं। बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और एक इतिहास रचा जा रहा है कि इस मंच पर 5 महिला मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूद हैं। उसके पहले इस पूरे आयोजन से जुड़े टीम अमर उजाला और उनके साथियों के लिए ताली बजा दीजिए। जो लोग इस तरह का आयोजन करते हैं वो जानते हैं कि इस तरह का मंच सजाना और इतने अतिथियों को बुलाना, जो अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिनका समय इतना कीमती है, अलग अलग अपने जो जो उनके असाइनमेंट्स है, जो उनके काम है, उनको छोड़कर वो भागते दौड़ते यहां आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उद्घाटन सत्र था उसमें अपना भाषण दिया। राष्ट्र मंदिर से लेकर राम मंदिर से लेकर राष्ट्र मंदिर की हमने बात की। हमने पीटी उषा और साइना नेहवाल को सुना। हमने लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जो है निंबोरकर साहब को सुना और उनकी दास्तान जिससे रोंगटे खड़े हो गए। हमने फिल्म जगत की भी बात की, इसलिए हमने अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ को भी सुना। आज का हमने पूरा दिन जो था वो स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को, महिला शक्ति को समर्पित किया है, जिसका आगाज स्मृति जुबिन ईरानी जी ने आज सुबह किया दीप प्रज्वलित करके, और उनसे बहुत अच्छी, बहुत सार्थक बातचीत रही। उसके बाद दिन भर, चाहे वो मनु भाकर हो, चाहे महिला डॉक्टरों का एक शानदार पैनल हो, और अभी कुछ देर पहले ही जो सभागार में एक अलग तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना थी, जया किशोरी जी बात कर रही थी और 5 मंत्रियों ने सुना। उनको लग भी रहा होगा कि महिलाओं की बात हो रही है, हम 5 महिलाएं सुन रही हैं सामने बैठकर, और वो यहां सामने से प्रवचन दे रही है। यह अवश्य है कि अभी भी उनसे सेल्फी खिंचा लेने के लालच में बहुत सारी सभागृह की जनता बाहर ही गई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी कोशिश होगी कि ये जो ऐतिहासिक अवसर मंच पर आया है 5 महिला मंत्रियों की उपस्थिति का, उसका हम भरपूर लाभ लेकर इस जानने की कोशिश करें। आज बात विभाग की नहीं है, आज बात आपके जो मंत्रिमंडल के कामकाज और एक पत्रकार आमतौर पर जो सवाल पूछते हैं उसकी नहीं है। और मैं थोड़ा अटपटा भी इसलिए महसूस कर रहा था कि जितने भी सत्र आज दिन भर के रखे थे वो महिलाओं से बातचीत थी और महिलाओं ने ही उसका संचालन किया था। लेकिन 2 ही सत्र ऐसे रहे जिसमें हम पुरुषों को भी स्थान मिल गया, तो मैं उसमें से एक सौभाग्यशाली पुरुष हूं। उत्कर्ष मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मनु भाकर से उन्होंने बात की, नहीं तो ये उपमिता है, इन्होंने किया, पल्लवी ने किया, मीनाक्षी अभी नहीं है। सब तो सारी महिलाओं के सत्र संचालन के बीच हम पुरुषों की कौन सी परीक्षा ली जा रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिमांशु मुस्कुरा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसमें सार्थक हूं। बेबी रानी जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा क्योंकि आपका लंबा करियर है, महापौर, फिर राज्यपाल और अब मंत्री। लेकिन जो सवाल सबके मन में आता है, और स्मृति ईरानी जी से भी जब सुबह बात हो रही थी कि ये राजनीति जो है ना, ये गड़बड़ जगह, खराब जगह, यहाँ अच्छे लोगों को नहीं, और अच्छे में से भी जब बात करें तो महिलाओं के लिए तो और भी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि ये बता दें कि जिस राज्य में हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में, महिलाओं को राजनीति में प्रमुख स्थान मिलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समूचा परिदृश्य जो है राजनीति का, उसमें हमको लगता है कि महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कठिन है। क्या आपके लिए भी ऐसा ही रहा? आपने अच्छा सवाल किया है, और मैं बहुत सारी महिलाओं से बात करती हूँ तो राजनीति में आने से डरती हैं, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से, अमर उजाला का जो संवाद हो रहा है उसके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छी महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी तो राजनीति अच्छी नहीं होगी। इसलिए महिलाओं का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। जब मैं मेयर बनी आगरा की, 95 की बात है, मैं एकदम घर से निकल के ही मेयर बनी थी। राजनीति में मेरे पिताजी थे, मैं उनसे सीखती रहती थी, घर में चर्चा होती रहती थी, तो लगता था कि कभी एक बार चुनाव लड़ना है। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद जब ससुराल में बताया कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं एक बार, बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो मुझे मौका मिला। मैं अपनी ससुर जी का और सासू माँ का मैं बोल रही हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बहू को जो पर्दे में रहती थी,
जो सर ढक के रहती थी, जो भोजन बनाती थी, मतलब उनको मेरे ससुर जी ने तुरंत कहा कि बेटा चुनाव लड़ना है तो लड़ो। मैं खुद अतप्रत थी कि अरे कैसे कह दिया पापा ने, लेकिन उनका वो एक वाक्य आज मेरे जीवन में मुझे यहाँ तक ले आया। अगर वो शायद मुझे उस समय रोक देते कि आप नई बहू हो और बच्चों की जिम्मेदारी संभालो, काम नहीं करना है, तो मैं शायद आज बेबी रानी जो हूँ वो नहीं होती, एक घर की बहू या माँ होती या किसी की पत्नी होती। लेकिन हमें सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने राजनीति में आने के सपने को लगातार फलीभूत करती रही, धीरे धीरे सोचती रही और मुझे मौका मिला और मैं राजनीति में आ गई, आगरा की मेयर बनी। तब मैंने जाना कि हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ी कठिन है राजनीति। महिलाएं बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं कर सकती, और वो नहीं कर सकती तो राजनीति को अच्छा तो कर सकती है। ये मैंने सोचा, मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगी, आप समझते हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने आगरा के मेयर के पद पर रहते हुए बहुत जिम्मेदारी से, मुझे ये लगा कि एक महिला को जिम्मेदारी मिली है, वो कहीं इसमें फेल नहीं हो जाए, उसको बहुत ईमानदारी से इसे निभाना है। मेरी पार्टी, जिस पार्टी से मैं आती हूँ, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ महिलाओं का बहुत मान सम्मान है, महिलाओं को इज्जत से और उससे देखा जाता है, सम्मान से। बहन जी के अलावा यहाँ दूसरा शब्द नहीं है। और हमें जो सीख मिलती है वो यही मिलती है कि आपको जो जिम्मेदारी मिले, जो काम मिले, उसे आप ईमानदारी से करिए। आप अगर अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, मतलब उसको डूब के करते हैं, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद देता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात कही। मैं फिर उस कोने से विजय लक्ष्मी गौतम जी के पास पहुंचूंगा इसी सवाल के साथ कि जब आप राजनीति में आई, जैसे उन्होंने बताया कि मेरा तो पहली बार था, घर वालों से इजाजत लेनी पड़ी और उस वक्त रास्ता रोक दिया जाता, तो शायद आप भी एक घरेलू महिला की तरह और राजनीति एक अच्छी महिला नेत्री से नहीं मिल पाती, नहीं परिचित, हाँ वंचित रह जाती। तो क्या आपकी भी ऐसी परिस्थिति थी? कैसे आप राजनीति में आई, कैसा माहौल था? एक बात जरूर बता दूं, जो लोग यहाँ पर हैं और पत्रकार ज्यादा हैं, हमारा अमर उजाला के पत्रकार, ये जो सुकून थोड़ा दिख रहा है ना राज्यसभा के चुनाव निपटने का है, तो संजय सेठ जी को आपने देखिए, हाँ आ गई है ना सब तरफ से, तो इसलिए थोड़ी तसल्ली से अब बात हो सकती, टेंशन खत्म हो गया कुछ दिनों की, वहां पहुंच चली। थोड़ा माइक पे बोल दीजिएगा ना, बाइट आ जाएगी। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है, पांचों मंत्री हम लोग जीत रहे हैं, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। अच्छा, पत्रकार हूं तो मेरा विषय से भटकने का इरादा तो नहीं था, पर आपने लालच दे दिया विजय लक्ष्मी जी के पास जाऊं उसके पहले। ये साइकिल वाले ही साइकिल पंचर करने में क्यों लगे हैं? किसी की साइकिल पंचर नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सिद्धांत को, आदर्श को और पार्टी के क्रियाकलापों को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ आके खड़े हो रहे हैं। चलिए, आपके सुकून और जवाब ने बहुत कुछ कह दिया, फिर विषय पे आते हैं। कितना कठिन रहा विजय जी आपके लिए कि राजनीति में जब आई तो क्या वो क्षण था, कैसा वो मौका था जब आप आई, और फिर उसके आगे का रास्ता कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं अमर उजाला के इस 75वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सभी ने महिला शक्ति को एक साथ यहाँ बोलने के लिए और हम मंत्रियों को एक साथ इस मंच पे बुलाया है, बहुत बहुत आभारी हूँ। महिला के लिए जिस टाइम से हमने अपना कार्य स्टार्ट किया 96 से मैं सक्रिय रूप से राजनीति को कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि उस टाइम पे महिलाएं निकलती नहीं थी और मंच पे आने से भी डरती थी, और अगर मंच पे आ गए, पुरुषों के बीच में बैठ गए तो बहुत सारी चीज़ें हम सभी को सुनने को मिलते थे। लेकिन हमेशा ही हमारे अंदर एक बात थी, जब हम पढ़ाई करते थे हाई स्कूल से इंटर में, तब से ही हमेशा हमें लगता था कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, पर मुझे भी नहीं पता था दिशा की, मतलब मैं राजनीति में ही जा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के आसपास परिवेश ऐसा था कि सब लोग पॉलिटिशियन थे और वो लोग कहते थे कि आप चलिए, तो मेरा इच्छा भी था और मैं निकल लेती। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते ये समझ में आया, जिस दल से मैं
राजनीति करने के लिए आगे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी। इतने लंबे समय से, यंग एज से, मतलब मैं ग्रेजुएशन पहले साल में थी तब से मैं राजनीति में आ गई और राजनीति करने में मुझे कभी कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ, संभल के कदम आगे बढ़ाती गई और आगे निश्चित रूप से हमें साथ भी मिला। और कठिनाई तो है, कल भी थी और आज भी है, कल दूसरे प्रकार की थी, आज दूसरे प्रकार की है। लेकिन इन कठिनाइयों के दौर में आज की परिस्थिति पूरी तरह से सरकार महिला सशक्तिकरण पर लगी हुई है और कल की परिस्थिति थी कि महिलाओं का साथ उतना सरकार की तरफ से नहीं मिलता था। तो निश्चित रूप से आज मैं कह सकती हूँ कि हम जैसी राजनीति करने वाली महिलाएं व हर फील्ड में जाने वाली महिलाएं जो अग्रसर हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको अपना जगह मिल रहा है। और मैं तो इतना भी कह सकती हूँ कि आज गांव-गांव में जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी अपने आप को रोजगार से जोड़ने के लिए घर से निकल पड़ी हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बेहतर काम कर पा रही हैं। तो कल के माहौल में भी था, जो आगे आया, जो हम लोग तो किसी की बदौलत नहीं, खुद के दम पर एक लंबे समय राजनीतिक करियर में भूमिका निभाते यहाँ तक आए हैं। लेकिन आज भी जो हमारी बहनें निकल रही हैं, माताएं निकल रही हैं, बेटियां निकल रही हैं, हर सेक्टर में उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ तो आती हैं, ऐसा नहीं कि कठिनाइयाँ सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, कठिनाइयाँ लड़कों के लिए भी हैं। लेकिन उनको लगता है कि वो उनका काम है और वो आगे उनको वही करना है, इसलिए हर समय वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और पहले बेटियों को लगता था कि नहीं, हमारा काम है, हमें घर में रहना है, हमें शादी करना है। लेकिन अब हमारी बेटियां भी सब समझ चुकी हैं, हमारी बहनें भी सब समझ चुकी हैं कि हम घर के अलावा हम बाहर भी हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में अपना योगदान दे सकते हैं और निश्चित रूप से दे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है विजय जी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जो अछूता हो महिलाओं की उपलब्धि से, और अमर उजाला के संवाद का मंच ही इस बात की तस्दीक कर रहा है। बहुत सारी क्षेत्र की महिलाओं की उपलब्धियों को हमने मंच से यहाँ पर आज उसका एक तरह से उत्सव मनाया है। और जिस तरह से महिला चिकित्सक यहाँ बैठी थी, अपने अपने क्षेत्र की वो इतनी माहिर है, और महिला चिकित्सकों को जब बात सुनते तो लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, बल्कि कई मामलों में तो पुरुषों को पीछे भी छोड़ा है। वैसे भी जो मेरिट लिस्ट आजकल निकलती है तो उसमें 5वें के बाद देखना पड़ता है कि कौन लड़का अव्वल आया। शुरू से 3-4 पे तो लड़कियां ही होती हैं। तो धूम तो मची है, इसमें कोई शक नहीं है। रजनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपकी इसी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत का कोई किस्सा हो, और वो पल था जब आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। पहला दौर उसी सवाल का है सभी के लिए। देखिए, 2007 से मेरे हस्बैंड विधायक बने थे बिलग्राम विधानसभा से। चुनाव के दरमियान ही वो बीमार हो गए और उसके बाद 2007 में ही अक्टूबर महीने में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में उपचुनाव हुआ 2008 में और मैंने वो चुनाव जीता। फिर 2012 में जब चुनाव आया तो हमको लग रहा था कि वो चुनाव तो मेरा सिंपैथी में था, अगर इस बार मैं मेहनत नहीं करूंगी तो चुनाव नहीं जीतेगा। तो मैंने वो चुनाव जीतना जरूरी समझा और उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की। फिर उसके बाद जब चुनाव आया 2017 का, तो हमको लगा कि अगर ये चुनाव हमने नहीं जीता तो लगेगा वो दोनों चुनाव हमने ऐसे ही जीत लिए। ये हमारी काबिलियत का चुनाव है, तो इसमें हमें जनता की सेवा करनी होगी, तभी हम ये चुनाव जीतेंगे। 2017 का चुनाव भी मैंने जीता। उसके बाद मुझे लगा अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो मुझे आगे भी चौथा चुनाव जीतना होगा। मैं फिर जनता के बीच में गई और मैंने बहुत मेहनत की और ईश्वर की कृपा थी, जनता ने पूरा साथ दिया। मैंने 2022 का भी चुनाव जीता। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा हम जो भी कुछ सोचते हैं वो हमको दिलाता है। चुनौतियां आती हैं हम सबके सामने, और मैं कहूंगी कि महिलाओं के सामने ज्यादा चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम अपनी चुनौती को कितने अच्छे ढंग से फेस करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। प्रतिभा जी, इसी सवाल के साथ आपके पास, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहला चुनाव सहानुभूति की लहर से जीता जा सकता था और जीता गया, लेकिन आगे अपने आप को प्रूव करना है, अपने कार्य क्षमता को प्रूव करना है, और वो चुनौती ज्यादा बड़ी थी और उसको उन्होंने उतनी गंभीरता से लिया, काम करके दिखाया। तब लोगों का भरोसा आया कि नहीं, आगे भी इन्हीं को अपना प्रतिनिधित्व सौंपना है। आपकी यात्रा कैसी रही राजनीति की?
मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए राजनीति का क्षेत्र आज बहुत अच्छा है। यदि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो राजनीति में आके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और महिलाएं राजनीति में जरूर आए, हमारा आग्रह है, एक शक्ति के साथ, एक आंतरिक शक्ति के साथ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शरीर का अंतर है, लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा एक ही है। वो पुरुष के अंदर भी है, नारी के अंदर भी है, दोनों में समानता है। नारी कहीं से कमजोर नहीं है, ये महसूस करने की बात है। आपको यहाँ मंच पे देख के कौन बोलेगा नारी कमजोर है? ये 5 स्त्री शक्तियां हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया ही है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै अभी आपने नमस्तस्यै कहा नमो ना, नमः। अभी आपने कहा कि पुरुष संचालन करें। नारी के साथ जब तक पुरुष का सामंजस्य नहीं होगा, आपकी भागीदारी नहीं होगी, प्रतिभा जी मैं इस तब पे तक नारी आऊंगा। सेकंड पे ही मैं रहेगी। आपको टोक जरूर, मैं जानना चाहता था आप राजनीति में कैसे आई। देखिए कहीं छपा भी होगा, लिखा होगा, बताते हैं। संवाद के इस मंच से उसका हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये राजनीतिक यात्रा के सफर की शुरुआत की कहानी है। जी बताना चाहते हैं। जी। हम 2006 में राजनीति में आए और 2007 का इलेक्शन जीता मैंने। फिर 12 का इलेक्शन मैं लूज कर गई थोड़ा सा। हम 2007 में विधायक बने और हमारे पति सांसद, हम दोनों लोग एक साथ जीते 2007 में। और उसके बाद 12 वाला इलेक्शन लूज हुआ तो केवल 247 वोट से। लोगों ने कहा कि इतने कम वोट से तो कुछ होता ही नहीं, वोट बहुत मिला था, लेकिन हार तो हार होती चाहे एक वोट से हो। लेकिन काम अपना बंद नहीं किया। काम हमारा ये था कि राजनीति में आने के बाद आपको एक छोटा सा किस्सा बताएंगे जो हमें मोटिवेट किया राजनीति में आने के लिए और काम करने के लिए। हम गंगा के किनारे एक गांव में गए थे, तो एक विधवा महिला दादी थी, उसके बेटे और बहू की डेथ हो चुकी थी, 3 बच्चे थे छोटे छोटे, खाना बहुत थोड़ा सा था, बना रही थी। मैंने वोट की बात की, मेरा भी पहला चरण था, वोट मांगने गए थे। तो उसने कहा यदि हम आपको वोट देंगे तो क्या मेरा राशन कार्ड बनवा दोगी? मेरे पास कुल इतना ही आटा है, मैं शाम को क्या भोजन कराऊंगी मुझे नहीं पता। वो बात कहीं अंतरतम में छू गई और मुझे लगा कि यदि हम विधायक बन जाते हैं, ऐसे लोग की मदद करेंगे। आज तो वो चीजें नहीं है, ये 2006 का वाक्य बता रहे हैं। और उसी दिन हमने एक शपथ ली कि हम राजनीति को ईमानदारी के साथ करेंगे, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ना अपना न पराया, न जातगत न भेदभाव। कोई भी आएगा जो जरूरतमंद, उसके लिए काम करेंगे और उसको समर्पित करके एक मिशन, एक उद्देश्य बनाकर काम में लगे। 12 का इलेक्शन जब लूज हुआ, लोग कहते रहे अब हार गई। एक बार लड़ाई हो रही थी, आदत के हिसाब से रुक गए निपटारा कराने के लिए। लोगों ने कहा अब तो आप विधायक नहीं हो, क्यों रुक गई यहाँ? तो उन्होंने कहा मेरी तो आदत है। चलो पता हो गया कि विधायक नहीं है। नहीं होने के बाद भी क्या असर लगता है ये महसूस हुआ उस दिन। फिर हम लोग दोबारा 17 का इलेक्शन लड़े, भगवान की दया से जीते, 22 का इलेक्शन भी जीते। और हम ये कहेंगे कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है, एक प्रेरणा होती है जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसमें हमारे पति का बहुत सहयोग है। हम तो ये कहेंगे पति हो, भाई हो या पिता हो, यह सहयोग और सामंजस्य होता है तो मिशन बहुत आगे बढ़ता है। और इसमें हम भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि यदि आपके घर में कोई बेटी, कोई बहू या पत्नी जा रही है राजनीति में, दूसरा मोटी एक बात ये भी आएगी राजनीति में निकलकर, महिलाओं के लिए जो कठिन बात है, हर छोटी बात पर ये कह दिया जाता है कैरेक्टर को लेकर। चाहे महिला काम कराने के लिए आगे आए, महिला रानी लक्ष्मीबाई है, महिला माँ दुर्गा है, उसको कोई कैरेक्टर की बात नहीं, विल पावर के साथ काम करना है। और काम में इस बात को नहीं है, लेकिन ये जरा सा भी वर्क करने में कहीं ना कहीं ये बात अधिकतर कह देते हैं, जो हम समझते हैं संस्कारों का अभाव है जी। और ये मोटिवेशन हो जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे। इसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शक्ति मिशन चलाकर एक नई प्रेरणा दी है। तो किसी का राशन कार्ड जो है उसकी जरूरत भी किसी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर सकती है। बहुत अच्छी बात जी। एक गरीब महिला, गुलाब जी के पास में आता हूँ, ये माइक आगे बढ़ा दीजिए उनके लिए। नहीं, अभी अगले दौर के कुछ प्रश्न बाकी हैं, तो मैंने कहा कुछ बात तब के लिए बचा लूं।
गुलाब जी, कैसे राजनीति में आना हुआ, क्या प्रेरणा थी और क्या अनुभव था उस वक्त का? अब से 65 वर्ष पूर्व राजनीति की क्या स्थिति होगी ये आप अंदाज लगा सकते हैं। जो हमारे बड़े और अनुभवी लोग बैठे हैं, बच्चे तो उस चीज को नहीं जानते, लेकिन जिसके परिवार में, मोहल्ले में क्या, परिवार में क्या, कहीं कोई पढ़ा लिखा ना हो और ऐसे बीच में किसी भी बालिका को पढ़ाया जाए, तो मैं समझती हूँ उसके माता पिता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कोई चीज विरासत में नहीं मिली, लेकिन माता पिता का जो लगन थी, मैं अपने माता पिता की अकेली लड़की हूँ। पिताजी ने हमेशा ये सोचा कि जब मेरी एक ही लड़की है तो मैं उसे इतना पढ़ाऊं कि वो मेरा नाम रोशन करे, और उनकी इस प्रेरणा ने मेरे दिमाग में भी ये बात रखी कि मैं भी इतनी मेहनत करूं जिससे मेरे पिताजी को लड़के का अभाव महसूस ना हो और वो ये ना कहें कि मेरे नाम चलाने वाला कोई नहीं। मैं मेहनत की, एमए किया, बीएड किया, प्रवक्ता बनी, फिर मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ी। जहां तक राजनीति की बात है, जब मैं पढ़ती थी और बच्चों के बीच में कोई समस्या होती थी तो मैं टीचर्स के पास जाती थी उन बच्चों को लेके और कहती थी, मैडम इसकी ये समस्या है, इसे बुखार आ रहा है, या इसको कहीं दर्द हो रहा है, या ये भूखा है, जो भी बात होती थी, बच्चों वाली बातें बच्चों वाली जैसी होती हैं। तो तब से एक स्वभाव था कि दूसरों की परेशानियों का निराकरण करना चाहिए, और उसी हिसाब से ये भावनाएं बलवती होती गई। नगर पालिका के सदस्य का चुनाव लड़ी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से विजयी हुई, कार्य करते रहे। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चरणों में हमें रखा और 5वीं बार में इस बार विधायक हूँ, 3 बार मंत्री रही, लगातार 8 बार टिकट दिया पार्टी ने, कभी जीत हुई कभी हार हुई, लेकिन पार्टी ने अपनी जगह से कहीं पर भी मुझे नहीं छोड़ा, बराबर टिकट देती रही। 5वीं बार में विधायक हूँ और जितनी भी मुझ में क्षमता है उतना मैं कार्य कर रही हूँ। मैं इस संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि फूल और कांटा जी, दोनों की डाली होती है। फूल की भी डाली होती है और कांटे की भी डाली होती है। उस डाली का एक तना होता है और वो तना भूमि में होता है, उसकी एक जड़ होती है और वो जड़ भूमि में होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक भावना होती है, मूल भावना होती है जो भूमि रूपी हृदय में होती है। उस भावना को सकारात्मक रखना चाहिए, उस भावना को व्यापक रखना चाहिए और एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेगा तब तक वो अपनी मंजिल नहीं पा सकता। और यही स्थिति है कि जब हम पढ़ते थे तो बिजली कहाँ थी? 65-66 साल पहले बिजली नहीं थी, कुप्पी होती थी मिट्टी के तेल की, उन कुप्पियों से पढ़ते थे तो मुंह भी काला, आंखें भी काली, सारा काला हो जाता था, उसकी लो निकलती थी मिट्टी के तेल की। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के अंदर जब भावना बलवती होती है तो साधन किसी बहुत पीछे रह जाते हैं, उसकी भावनाएं आगे चलती हैं। बहुत बढ़िया। और इसी आधार पर आज ये स्थिति है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है जो महिलाओं के लिए इतने सशक्त बनाया है। और मैं तो आह्वान करती हूँ बच्चों के लिए, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कि अपने जीवन का जो मैचिंग है, मैचिंग से मेरी बात समझ रही होंगी, जो जीवन के मैचिंग में हम समय लगाते हैं वो मत लगाइए, अपने जीवन को संभालने की सेटिंग में समय लगाइए। क्या बात। जीवन का सेटिंग बढ़िया हो जाए, फिर आप देखेंगे आज वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो जहां एक और मोबाइल पूरी दुनिया की तस्वीर दिखाता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का नैतिक पतन भी करता है। तो जितने अभिभावक बैठे हैं
उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न इस प्रकार का आ गया शिक्षा से संबंधित। तब मैं कहना चाहती हूँ कि अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा लिहाज के अंदर या चादर के अंदर जो कुचुर कुचुर करता रहता है, 2-2 ढाई बजे तक जगता रहता है, इससे उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति तो कमजोर होती है, साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है और उसकी मानसिकता खराब हो जाती है, उसका नैतिक आचरण गिर जाता है। और जब बच्चे हमारे दिमागी रूप से खोखले हो जाएंगे, दिमागी रूप से दिवालिया हो जाएंगे, तो इस आगे समाज, जो आदर्श समाज है, इसकी रचना कौन करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे अभिभावक इस ओर ध्यान दें, बच्चों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। और मैं बच्चों से कहूंगी कि महिला के पास एक ही शस्त्र है, वो है उसका चरित्र। यदि तुम्हारा चरित्र अपनी जगह मजबूत है और तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तो संसार की कोई ताकत तुम्हारे लिए रोक नहीं सकती। जमाना क्या कहेगा इस पर मत जाइए, हमें क्या करना है इस पर जाइए। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहूंगी बच्चियों से कि किसी के प्रेम में, किसी के भय में और किसी के संकोच में जीवन को कभी मत जीना। अपने सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर जीवन जीना, तभी नैया पार लगी। कभी हमारे लिए संकोच नहीं करना चाहिए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हमें स्वयं जवाब देना है। जो हम आज कर रहे हैं, सच मानिए कि उसका फल आपको कल निश्चित मिलेगा जी। क्योंकि भगवान क्या न्याय है, दया नहीं है वहां पर। हम कृपा निधान कहते हैं तब जब सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कर्मों को सही रखते हैं, तब कुछ भी परिणाम निकले तब कहते हैं उनकी कृपा रही, जैसा भी हुआ सब ठीक है। लेकिन ये मत भूलो कि वो कृपा नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो न्याय करते हैं। अगर आज हम गेहूं बोएंगे तो हमारे लिए बाजरा नहीं मिलेगा, गेहूं की फसल गेहूं की ही देगी। इसलिए अच्छा कार्य करिए, मेहनत करिए, लगन करिए, तत्परता दिखाइए, निर्भीकता रखिए, चरित्र को बढ़िया रखिए, अनुशासन को बनाए रखिए। ईश्वर आपकी नैया पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि केवल जया किशोरी जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं? गुलाब देवी जी ने अपने सादगी भरे व्यक्तित्व के साथ जो प्रेरक बातें कही हैं, वो भी उतनी ही मोटिवेशनल है। और उसमें अच्छी बात यह है कि अनुभव में तपा हुआ मोटिवेशन है। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का मोटिवेशन नहीं है, ये इंस्टाग्राम का मोटिवेशन नहीं है, ये जीवन की तपिश का मोटिवेशन है। जो इतने लंबे अनुभव, 65 वर्षों की पूरी यात्रा, और मेरा टोकने का मन नहीं हुआ उस यात्रा, और बाकी भी जो साथी मंत्री हैं उनकी, वो सुन रही थी ध्यान से कि कैसे जो कुप्पी वाले दिए होते थे तेल की, उसकी रोशनी में पढ़ाई की, आंख और चेहरा काला हो गया, लेकिन व्यक्तित्व निखर गया, व्यक्तित्व का उजाला हो गया। और वो उजाला आज अमर उजाला के इस मंच से ज्यादा प्रखर होकर बिखर रहा है। इसके लिए तालियां। और एक निवेदन जो बहुत देर से करना चाह रहा था, एक तो थोड़े से बैक बेंचर्स आगे आ जाइए, आगे खाली खाली लग रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं। राइट थोड़ा ज्यादा भारी हो रहा है, मैं मानता हूं कि अभी पूरे देश में राइट थोड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन बैलेंस कर दीजिए प्लीज। थोड़ा सा इधर बीच में भी आ जाइए, बीच में आंख घुमाओ तो कुर्सी खाली दिखती है, और राइट में तो पीछे तक जगह ही नहीं है। थोड़ा सा भाई साहब नींद भी टूट जाएगी ना बीच में आ जाएंगे तो। वैसे तो गुलाब जी ने और इन्होंने, प्रतिभा जी ने, सब जो बेबी रानी जी ने कहा, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। 2 दिवसीय हमारा जो ये संवाद का उत्सव है, उसका ये आखिरी सत्र है, लेकिन बातचीत बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हो रही है। अभी तो पहले दौर के प्रश्न हुए हैं, कुछ कोशिश करेंगे अच्छी बात निकालने की। ये राइट वाले लोग लेफ्ट में नहीं आना चाहते क्या? मतलब आप भाजपा वाले लेफ्ट को खत्म करके ही दम लोगे? लेफ्ट में बैठने से भी लोग डर रहे हैं, देखिए भाजपा का क्या प्रभाव है। खैर बीरेन जी, बहुत अच्छी बात हुई। और जो अभी गुलाब जी ने बताया, हम लोग बचपन से सुनते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शक्ति की आराधना जितनी हमारे देश में होती है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती, इतिहास में नहीं, कहीं वर्णन में नहीं। लेकिन जब मैं बड़ा होता हूं इसी समाज में, यहाँ के परिवेश में, तो मुझे लगता है कि इसी समाज की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमने खाली ग्रंथों में, पूजा पाठ में, लेखों में, निबंधों में ही अपने इस उपदेश को रख दिया है। आचरण में हम
दोगले हैं और उस तरह का व्यवहार आचरण में नहीं करते हैं, नहीं तो इस देश में निर्भया या उसके जैसे कोई कांड होते ही नहीं। आप तो स्त्री हैं, सशक्त स्त्री हैं, निर्णायक पदों पर बैठी हैं। 2 नवरात्रियां पूजने वाला हमारा देश, चैत्र की और शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को घर में बच्चियों को मोहल्ले से ढूंढ के लाकर उनका पाद पूजन कर कर उनको भोजन कराने वाला देश, क्या कहीं ना कहीं इस पाखंड और दोगलेपन का भी शिकार है कि आचरण कुछ और है, उपदेश कुछ और है? देखिए, पाखंड और उद्देश्य की तरफ ना जाके आपने मुझे मेरे अतीत में थोड़ा पहुंचा दिया है। मैं भी बच्ची थी और ये नवरात्रि होते थे तो हम लोग को घर से बुला के ले जाके भोजन कराते थे, पैर धोते थे, इतना सम्मान था और हम लोग बड़ा इंतजार भी करते थे। देवी जैसे ही पूजा होती थी, पहले बच्चियों को कन्या भ्रूण हत्या शब्द पता नहीं कहाँ से आया, क्यों गर्भ में मरने लगी बच्चियां। मेरे परिवार में 12 बेटियां थी, 12 चचा ताऊ की सब मिला के। मेरे दादी बाबा ने, माता पिता ने, सबने, चाचा ने, सबने मिलकर हम सबको पढ़ाया। कहीं कोई ये नहीं था कि हाँ भाई कम थे घर में, 5-6 भाई थे, बहनें ज्यादा थी, उसके बाद भी हम सब पढ़ने जाते थे। मतलब उस समय ये भेदभाव नहीं था। हर काम, अरे पहले कन्या को बुलाओ जी, पहले कन्या पूजन करो, पहले उसके पैर धुलाओ, घर में नया कुछ आ रहा है, कन्या को आगे कर दो जरा, घर में शादी है, अच्छा एक लोटा जल चढ़ा दे तू पहले, तब घर में वो सामान आएगा। मतलब ये परंपराएं थी हमारी। जैसा अभी मेरी बहन सहयोगी अभी कह रही थी, गुलाबो देवी जी, कि ये जो जब से ये मोबाइल आया है ना, तब से हमारी बहुत सारी परंपराएं टूटी भी हैं। हम अपनी परंपराओं को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, जो नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपने बड़ों का आदर, अपने बच्चों को थोड़ी सी डांट फटकार देना नहीं सीखेंगे, तो जो हमें मिला वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। नहीं, क्योंकि हमें भी डांट पड़ती थी, हम स्कूल नहीं जाते थे तो। मतलब 12 बहनों के होने के बावजूद भी पिताजी डांटते थे कि आज तू स्कूल क्यों नहीं गई, और पढ़ो। जैसी किशोरी जी अब के शादी की बातें आती थी, तब भी आती थी। मेरी दादी चाहती थी कि हमारी शादी भी जल्दी हो, तो मेरे पिता ने कह दी नहीं, ये पहले अपनी शिक्षा पूरी करेगी। मैंने MA BEd तक शिक्षा ली, उसके बाद ही घर बसाया। लेकिन मैं कहना चाहती थी, बच्चियां भी बैठी हैं, बड़े भी हैं, हमें अपने संस्कार और अपनी परंपराएं नहीं भूलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हम जो भूल रहे हैं ना, तभी ये निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। संस्कारों को पहले- भूलने से, भटकाव से हुआ। पहले नहीं होते थे। हर भाई, हर बच्चा, हर बच्ची में अपनी बहन देखता था, बड़ी है तो बुआ देखता था, अगर घर में है तो चाची, भाभी, ये सारे रिश्ते कायम थे। ये कोई एकाध कहीं हो जाता होगा इंसिडेंट के, किसी को किसी से लव है, जाना है, तो वो भी बड़ा दुबह छुपके, मैं अपने जमाने प्रेम की तो बहुत बता अलग ही रही हूँ। चीज होगी ना बीरेन जी, वो तो वो विषय भी बहुत मतलब इतना छुपके होता था कि किसी को पता ही नहीं चला। ठीक बात है। लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं माता पिता को पता ही नहीं, हम किसको धोखा दे रहे हैं अपने आप। ठीक बात। अगर हम, हमारे कुछ उद्देश्य हैं, हमारे कुछ आदर्श हैं, हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको हमें जागृत रखना पड़ेगा। हमें धोखा ना माता पिता से करना है, ना अपने आप से करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने उन संस्कारों को, उन परंपराओं को वापस लाने का प्रयास करें। मोबाइल देखें, मोबाइल अच्छा भी है, हम जो हमारे ज्ञान की चीजें केवल उतना देखें। इसके बाद हमें खेलकूद भी करनी है, हमें लोकगीत भी अपनी माताओं से सीखनी है। घर में शादी ब्याह में कौन सब भूल गए हैं हम, बिल्कुल ठीक कितना आनंद आता था उनमें। घर में जो शादियां होती थी, तो वो सारी परंपराएं अगर हमारी लौट आए, तो जो बहुत सारी छोटी छोटी मुश्किलें हैं ना, ये वो अपने हल आप हो सब- जाएंगे। बहुत अच्छी बात आप कह रही। रजनी जी, आपके पास आऊंगा। उसके पहले एक बात जरूर कहूंगा कि ये गुलाब देवी जी ने जो बात कही और बेबी रानी जो कह रही, उसमें मोबाइल ऐसा लगता है कि एक बड़ा विलन बन के उभर रहा है, और मोबाइल संस्कारों के आड़े आ रहा है, ऐसा लगता है। मैं चूंकि डिजिटल मीडिया देखता हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि मोबाइल एक माध्यम है। जैसे टेलीविजन चैनल पर डिस्कवरी चैनल भी आता है और फैशन टीवी भी आता है। आप पूरा टाइम फैशन टीवी को
लॉक करके बैठे रहेंगे तो आप दोष टीवी को नहीं दे सकते। ऐसे ही इसी मोबाइल पर आप गूगल पर खोज कर दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अमर उजाला की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको दुनिया भर की खबरें भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेगा। लेकिन आप अमर उजाला की ऐप डाउनलोड करने के बजाय कुछ और ही डाउनलोड कर लेंगे तो दोष मोबाइल का नहीं है, हमारी प्रवृत्ति का है। हाँ, उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में हो सकता है कि मोबाइल चूंकि हर हाथ में उपलब्ध है कुछ भूमिका निभाई हो। लेकिन रंजी, क्या आपको लगता है जिस दोगलेपन से मैंने सवाल शुरू किया था, समाज में एक अजीब तरह का दोगलापन है कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उपदेशों में हम बड़े महान और संस्कारी बने रहना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार में आपके बचपन की कोई घटना हो, आसपास की कोई, और एक ऐसे पद पर जहां से आप निर्णय लेती हैं उस पर बैठकर इस पाखंड को कैसे देखती है और कैसे दूर कर सकती है? देखिए, बहुत सारी चीजें भी हम लोग सुन रहे थे, अभी गुलाब देवी जी ने भी बोला बहुत सारी चीजें, और हम कैसी शिक्षा ले रहे हैं, हम कैसे संस्कार ले रहे हैं, हमारे पास का वातावरण कैसा है, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। हमें अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, हमारे पास का माहौल अच्छा होना चाहिए। और जब मैं बहुत सारी चीजों को अभी सुन रही थी तो एक चीज ध्यान आ रही, धन्यवाद दूंगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जोड़ते हुए, तकनीक को जोड़ते हुए हम रोजगार की तरफ आगे बढ़े, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। पहले बहुत सारी चीजें थी, दिक्कतें थी, उन्हीं को देखते हुए कि हमारे अंदर हमारी संस्कृति भी रहे, हमारी सभ्यता भी रहे, बच्चों में संस्कार भी रहे, और तकनीक से हमको जुड़ना बहुत आवश्यक है। आज जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे, तो वहां पे बिना तकनीक के कुछ नहीं हो सकता, तो उसको जोड़ते हुए हम रोजगार की तरफ आगे बढ़े। शिक्षा सिर्फ वित्त का ही साधन न रहे। एक ऐसा भी समय आया जो शिक्षा सिर्फ इसीलिए ली जा रही थी कि हम कुछ काम कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके ये बता दिया कि हम अच्छे संस्कार, हम मान सम्मान पाने के लिए शिक्षा लें, और उससे जुड़ते हुए, तकनीक को जोड़ते हुए हम रोजगार की तरफ भी आगे बढ़ें। तो हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, उनको माहौल अच्छा देना होगा, और जो चीजें कभी भी बच्चों को कोई अगर ऐसी समस्या आती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो वो हमको शांत भाव से, बस यही नहीं कि हो गया और हम उसको सुन ले, किसी को बताएं ना, हम अपने माता पिता को बताएं, हम अपने गुरु को बताएं, और हम उसका सामना करें। बेटी है तो बेटी का यही दायित्व नहीं है कि हमने अगर कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ और हम उसको चुपचाप सुन लें। अगर हम कोई चीज, बुरी चीज अगर हम सुनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है, हम अपराध कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को ये भी बताएं कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उसका सामना करना होता है। हमको वो बिल्कुल भी चुपचाप तरीके से, हमको वो नहीं मानना है कि हमने उसको सुन लिया, हमको अपने बड़ों को बताना है और उसका सामना करना है। अगर सुनेंगे, आज हमने अगर उसको सोच लिया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, होने दो, तो वो आगे भी हो सकता है। तो हम अपने बच्चों को ये चीज जरूर बताएं कि कभी भी गलत ना होने दें, गलत का मुकाबला करें, और हम अपना जैसा हम कहेंगे वैसा हमारे बच्चे भी उसको सीखते हैं। एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बच्चों को जरूर दें। जी रंजी जी, मैं सवाल कहीं और, फिर भी विजयलक्ष्मी जी आपके पास आता हूं, फिर प्रतिभा जी से पूछूंगा। मेरा सवाल कहीं और था कि एक जो व्यवहार में हमारे अंतर दिखाई देता है, पोथी खोल के बैठे हैं या बड़े मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन व्यवहार में वो ऊंची बातें जब भी अवसर मिलता है तब परिलक्षित नहीं हो पाती। ऐसा आपको लगा? लगता है ऐसा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम बड़े मंच पे यहाँ बैठे हैं और यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सभी कहीं ना कहीं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, आते हैं, जाते हैं, और बहुत सारी चीजों को देख के इग्नोर करते हैं। कोई घटना आपके जहन में है जिससे हाँ, आपको... हमारे जी बताइए। घटना हमारे जहन में है। हमारे सलेमपुर विधानसभा 341 देवरिया जनपद की है, और उस समय रात के 11 बजे हमारे चुनाव का समय था और हम अपना फ्लैक्स लगवा रहे थे। उस समय स्टेशन से एक पिता और एक छोटी बच्ची निकले, और बहुत पूर्वांचल का वो सुदूर एरिया है, बहुत संसाधन भी नहीं रहते हैं रात में चलने के लिए, तो 1-2 किलोमीटर लोग पैदल ही चला करते हैं। और वो पिता और पुत्री फ्लाईओवर के नीचे से वो स्टेशन से उतरे और शॉर्टकट फ्लाईओवर के नीचे से निकल लिए, और कुछ लड़के
वहां हाथ लगा के बैठे हुए थे 3-4, और मैं इसको दूर से देख रही थी कि वो लड़के हाथ लगा के बैठे हैं और वो बच्ची आ रही है, और मुश्किल से वो बच्ची 13-14 साल की रही होगी। और तुरंत हम 3-4 लोग हमारे साथ थे और हम लोग दौड़ते हुए वहां गए, और जब तक वो वहां तक पहुंचे तब तक उस बच्ची को, उस पिता को अपनी गाड़ी से उठा करके, और हम लोग अपना काम छोड़ के पहले उसको 2-3 किलोमीटर ले जाकर उसके घर सुरक्षित पहुंचाए और जी। उसके बाद वापस आए। बहुत तो अच्छे। मेरा कहने का आशय ये है कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हो तो हमें सिर्फ बात नहीं करना चाहिए, हमें अपना सारा काम छोड़, क्योंकि उस समय वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हमारा काम कल भी हो जाता, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं एक घटना आपको बताऊंगी। अभी मैं दिल्ली गए थे, हम लोग सभी राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की वो कार्यक्रम हो रहे थे, हम सभी उसमें भाग ले रहे थे। हम जब कार्यक्रम से निकले तो एक व्यक्ति को दौरा पड़ गया, सामने वो गिर गया। दिल्ली जैसी जगह की बात है, वहां सभी लोग थे और बहुत स्मार्ट लोग खड़े थे और घेर करके बस उस व्यक्ति को ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो छटपटा रहा है, और अगर उसको छू दें, दबा दें, उनको पानी दे दें, उसकी हेल्प करें, ऐसे किसी के मन में वहां बात नहीं है। अब मैं मंत्री थी, मेरे स्टाफ के भी लोग कहे कि नहीं नहीं मैडम आप मत उतरिए, बैठे रहिए, लेकिन मैं दौड़ते हुए वहां गई। जब मैं दौड़ते हुए गई तो वहां मेरे पूरे स्टाफ भी दौड़े, जल्दी जल्दी उसको सीने में पंप भी किया, फिर उसको पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति बैठ गया। उस पूरी तरह से समझने लायक तो नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तुरंत वहां पे एम्बुलेंस भी बुलाया गया, उसको भिजवाया गया। फिर मैंने बोला भी कि ये दिल्ली है, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं था। यानी कि ये दिल्ली और पूरे देश की बात, किसी भी कोने की बात हो, अगर ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे हमें आवश्यकता है तुरंत उसकी मदद करने की, तो वो सारी चीजों को हमें किनारे कर देना चाहिए कि मदद हमारा करने की बजाय सेल्फी बनाने, वीडियो लेने में लग जाते हैं, हाँ, बजाय कि सचमुच मदद। एक्सीडेंट होता है तो किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय वहां वीडियो बनाने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसका ब्लड ज्यादा ना निकल जाए, कैसे उसकी हेल्प करे, कैसे उसको बांधे, कैसे, ऐसा सब हमने किया है अपने क्षेत्र में। इस तरह के कहीं भी देखती हूँ, रास्ते में चलते कहीं देखती हूँ, पहले उसकी मदद करती हूँ। जान चली जाती है उस वीडियो को। हाँ, तो खैर, व्यक्ति को जीवन में जो चीजें, बड़ी बड़ी चीजें आज बताई जा रही हैं, किसी भी माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो या अभी आपकी जो किशोरी जी बोल रही थी, तो हम ज्ञान हमारे पास है, समझ है, हम सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो हमारे सामने जो चीजें दिख रही होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे हेल्प की बहुत जरूरत है, फिर भी हम उसको कर नहीं पाते हैं। क्या हमारे मन में विचार होता है? अगर जैसा कि हम सब चाहते हैं कि सबका कल्याण हो और ये सारी चीजें जो पीछे हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, लाख सुरक्षा देने के बावजूद, तो सभी सतर्क और सावधान रहें और सब हेल्पफुल बने, सब लोग हेल्प करें, तो निश्चित रूप से कहीं भी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटेंगी और हम ज्यादा से ज्यादा जीवन को, अपनी बेटियों को, सबको बचा सकते हैं। ठीक बात। प्रतिभा जी, आपके पास आता हूं। मेरा सवाल अभी भी अपने उत्तर को खोज रहा है। आपके लोक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में आपने ये जो अंतर है बोलने और कहने करने का, उसको महसूस किया? कोई उदाहरण है, कोई घटना है जहां पर आपको इस अंतर को दिखाई दिया आपको स्पष्ट रूप से? इस पे हम ये कहना चाहेंगे, दिखावा नहीं होना चाहिए जीवन में, जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। ये तो हम मानते हैं, लेकिन हम करते नहीं है ना, तो कुछ करते उदाहरण हैं, होंगे? करते हैं। जीवन में वही, उसी बात की सार्थकता होती है जब त्याग करते हैं। हम उसी बात पे खरे उतरते हैं जब हम उसको जीवन में कार्य रूप में लाते हैं। मान लीजिए आपको कोई किसी की हेल्प करनी है तो डेली का नियम बनाना है, या हम पैसे की अर्निंग करना उचित समझते हैं, मान लीजिए अर्थ योग है, पैसा बहुत जरूरी है जीवन के लिए, या आप लोग जैसे मीडिया से हैं तो आपको लगता है समाचार बहुत जरूरी है, इसीलिए जीवन में वो भी बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन एक अच्छा काम करें। जैसे कि अपनी आमदनी का 1% दान देना चाहिए, इसी तरह से अपने कर्तव्यों में भी 1% प्रतिदिन अच्छा कार्य जरूर करना चाहिए, और हम करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। यदि हम कुछ कहते हैं तो करते हैं। प्रतिदिन का ये लगता है कि आज के एक दिन का अच्छा काम हुआ, किसी को हॉस्पिटल भेजना है, किसी को दवा उपलब्ध करानी है, या मुझसे जो भी बन पड़ता है, एक कोशिश रहती है जीवन में उतारने की, और हम समझते हैं हर व्यक्ति को करनी चाहिए। दोगलापन कहीं नहीं आता, हर व्यक्ति के अंदर संस्कार हैं, ये वो जागृत करना चाहिए। अर्थयुग मैंने कहा, माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों को ज्ञान देने का, बताने का,
प्रतिदिन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संस्कारों की शिक्षा दी जाए, इसलिए बता रहे हैं कि संस्कार नहीं होंगे तो वृद्धाश्रम बनते चले जाएंगे। पहले हमें अपने जीवन से उतारना है, हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना है, हमें अपने साथ में मिलने जुलने वालों का सम्मान करना है। बनावट की जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैंने तो बहुत अनुभव किया, 4 बार विधायक रहे, मेरे पति सांसद रहे, व्यापारी भी रहे, सब कुछ देखा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, कितना भी अच्छा खा लो, कितना भी अच्छा पहन लो, कितनी लंबी गाड़ी में घूम लो, कितने भी बढ़िया कपड़े पहनो, आंतरिक सुख नहीं मिलता। आंतरिक सुख मिलता है जब किसी की बहती हुई आंख से आंसू पोंछते हैं। चाहो तो करके देख लो, मैंने तो किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहीं ये नहीं होता कि कोई गरीब है अमीर है। बहुत सारे लोग गंदे लोगों को छूना नहीं पसंद करते, गंदे और गरीब लोग के पास जाना नहीं पसंद करते। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर ईश्वर तत्व है और उसको जीवन में उतारना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय का तकादा है, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग अमर उजाला के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके समारोह के रूप में ये संवाद की पूरी श्रृंखला कर रहे हैं अलग अलग राज्य की राजधानियों में। और हमने देहरादून से शुरू करके चंडीगढ़ में किया, फिर जम्मू में किया, अब हम लखनऊ में कर रहे हैं। और उस पूरे प्रदेश के विकास की भी बात होती है और यहाँ से लेकर अगले 25 सालों में हम क्या करेंगे, स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ने की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देश का और अमर उजाला का अमृत उत्सव जो है वो हम कदम है। 75 वर्ष आजादी के हमने देश के भी मनाए हैं और हम अपने अमर उजाला की शुरुआत के भी 75 वर्ष मना रहे हैं। अगले 25 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, देखिए महिलाओं को राजनीतिक दल खुद होके 33% से ज्यादा टिकट नहीं देना चाहते, उसके लिए आरक्षण विधेयक आना जरूरी है। और वो क्यों अटका, किसकी वजह से अटका, उसको पर राजनीति चलती रहेगी। फिर वो नई संसद में आएगा, फिर अभी ये अमल में आएगा। भाई विधेयक की जरूरत क्यों है, उसके बिना क्या सारी पार्टियां खुद ही 33% टिकट आरक्षित नहीं कर सकती महिलाओं के लिए, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि कहने। लेकिन मैं अभी सब एक एक के पास फिर से आऊंगा। अपने अपने विभागों में आपको क्या लगता है, ऐसे क्या निर्णय बड़े लिए जाने चाहिए जिससे अगले 25 वर्षों में वो कदम उठेंगे जिससे हम स्वर्णिम शताब्दी की ओर महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण के साथ प्रवेश करेंगे। बेबी रानी जी सबसे पहले, माइक उस टेबल पे चले गए हैं दोनों, एक माइक इस तरफ भेज दीजिए। देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए और आपके अमर उजाला के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद से और अब तक महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मतलब कल्पना से परे सुधार हुआ है। मतलब जितना हम सोच नहीं सकते थे उससे ज्यादा हुआ है। और जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मेरा कहना तो यही है कि जो नई नई टेक्निक आएंगी, जो नए नए एजुकेशन के प्रोग्राम आएंगे, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहेंगी, जिस विभाग में या जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहेंगी, जो प्रोफेशन अपनाएंगी, वो आगे ही बढ़ेंगी। पीछे आने वाला रास्ता अब नहीं है, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का सहयोग, माननीय आज योगी आदित्यनाथ जी का भी सहयोग है। महिला कल्याण ऐसे में कदम जो आपको लगते हो ना कि 2 कदम 3 जी की ये करना दो जरूरी है, कदम देखिए बहुत हुआ है लेकिन कुछ होना बाकी भी है। ये सब चीजें वक्त के साथ होती हैं। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे टेक्निक की जरूरत होगी, हमारे बच्चे वैसी ही शिक्षा लेंगे और उसी तरह फिर वो आगे बढ़ेंगे, वो होगा। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि 25 साल बाद बच्चा, अब ये थोड़ी कह सकते कि वो डॉक्टर ही बना रहेगा या वो पायलट ही रहेगा या वो कुछ इंजीनियर ही रहेगा। हो सकता है इससे आगे की और नई नई टेक्निक क्या आ रही हो और बच्चे का मन क्या हो, उसका इंटरेस्ट किस चीज में हो, वो उसी में आगे बढ़ेगा। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे जाएंगे। हमारी बेटियां जो आगे राजनीति करेंगी, मैं समझती हूँ कि अच्छी राजनीति करेंगी, तो वो भी आरक्षण उनके आड़े नहीं आएगा, वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। मेरे तो आरक्षण आगे आड़े नहीं आया। नहीं आया। गुलाब देवी जी।
25 सालों में ऐसे क्या कदम उठने चाहिए? जहां तक 25 साल की बात है, मैं वर्तमान की बात कर रही हूं। भूत जो है वो बीत गया, भविष्य का किसी को पता नहीं है। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने की हैं, उससे महिलाएं जो है सशक्त बन रही हैं। कहाँ महिलाएं जब जन्म लेती थी बच्ची, तो सबसे ज्यादा मुंह फूलता था उसकी दादी का। अगर कोई पूछता था कि क्या खुशी हुई है, तो मुंह फुला के कहती थी कि अरे लड़की हुई है। उसके बाद में जब बच्ची थोड़ी बड़ी होती थी, माता पिता के कंट्रोल में रहती थी, भाई के कंट्रोल में रहती थी, और बड़ी हुई पति के कंट्रोल में रही। और जब वृद्धावस्था की स्थिति आई तो लड़कों के कंट्रोल में, बहू के कंट्रोल में रही। उसे अपना विकास करने का समय नहीं मिलता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनकी दूरदर्शिता से, उनकी इच्छा से वो जानते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं मेहनत करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाती हैं। इस बात का वो स्वयं उदाहरण है, जो आज विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने है। ये महिला की शक्ति है कि उनके माताजी ने कितने बड़ा परिश्रम किया, उनके पिताजी ने कितना बड़ा परिश्रम किया और बच्चे को संस्कार दिए, जो आज विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आज माननीय मोदी जी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सबसे पहले, हाँ, वो बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि जहां इतने प्रतिबंध में महिलाएं रहती थी, आज महिलाएं स्वयं कानून बनाएंगी और समाज को उसके अधीन रखेंगी। इतनी पावर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को दी है, देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रजनी जी, आपके पास एक, हाँ बोल लीजिए जरूर। मैं इतना अभी बोल रही थी हमारी बहन जया किशोरी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सब लोग ध्यान से सुने। जया किशोरी जी बोल रही थी, उन्होंने कहा, जहां संस्कारों की बात आ रही है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति सबसे प्यार करता है इसीलिए वो डिस्टर्ब रहता है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। दो चीजें होती हैं, एक प्यार होता है और एक प्रेम होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए कि आज उल्टा हो रहा है। आज हम प्रेम कर रहे हैं दुनियादारी से और प्यार कर रहे हैं भगवान से। अब आप कहेंगे प्रेम में और प्यार में अंतर क्या है? प्रेम में केवल देना होता है, प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में आत्मविश्वास होता है, प्रेम में जागृति होती है। और जो प्यार है उसमें केवल बदले की भावना होती है। इसलिए आज ये समाज विकृत हो रहा है, उल्टा कर रहा है बिल्कुल। इसलिए भगवान से प्रेम करो और इस समाज से प्यार करो, क्योंकि प्यार बदला चाहता है। अगर घर में 4 बच्चे हैं, उन चारों में भी मतभेद रहेगा कि मम्मी पापा उसे ज्यादा चाहते हैं कि उससे ज्यादा चाहते हैं। इसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये प्रेम की परिभाषा है। यहां पर मैं ये और कहना चाहूंगी कि जो आज संस्कार हमारे इतने खराब होते चले जा रहे हैं, इसमें भी सबसे बड़ी एक कमी ये आती चली जा रही है कि हम संस्कारों को इसलिए भूल रहे हैं कि हमारी जो माताएं हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, वो आज ना तो सुंदरकांड का पाठ करती हैं, ना रामायण का पाठ करती हैं, ना भागवत पढ़ती हैं। अगर वो देखती हैं तो टीवी के आगे ही देखती हैं। इसीलिए बच्चों का दिमाग भी कंप्यूटर बन गया है। नाते रिश्ते सारे समाप्त हो गए। कुछ दिनों बाद तो नानी नाना शब्द भूल जाएंगे, वो मामा शब्द भूल जाएंगे, सारे शब्द भूल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, यदि संस्कार कायम रखना है तो हमारी माताओं के लिए, जो माताएं हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनके लिए अच्छे संस्कार देने के लिए बच्चों को
गर्व से ही संस्कार देने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर वो भावनाएं आ जाएं, जिससे समाज में रहकर वो कुछ कार्य कर सकें और निर्भीकता से रहें। हमारा प्रयत्न रहेगा कि अगली बार एक पूरा सत्र गुलाब देवी जी आपका रहे। अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन जो भी अगर इस बात पे कहना चाहें 25 साल वाले पे, तो उसके बाद एक प्रश्न आखिरी का लेके हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। आप बता देना चाहेंगे 25 साल वाले? हाँ, वो ठीक है। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और आपने महिलाओं को ये मंच दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी। और एक बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगी कि हम सब लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं सशक्त हैं, हमको अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और एक बार मैं बताऊं कि जब मैं पहले, अगर थोड़ा सा टाइम हो, मैं पहली बार विधायक बनी तो मैं मंच पे खड़ी हो जाती थी और मैं सोचती थी कोई मुझे आगे करेगा। फिर मैंने देखा कोई मुझे आगे करने वाला नहीं, मुझे आगे स्वयं ही बढ़ना पड़ेगा। मैंने मेहनत करना सीखी, मैंने आगे बढ़ना सीखा, मैंने अपने आप स्वयं से अपनी बात रखना सीखा। और जब तक हम स्वयं आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, कोई दूसरा हमको आगे बढ़ाने वाला नहीं है। हम महिलाओं को सशक्त स्वयं होना है, स्वयं समझना है कि हमारे अंदर ताकत छुपी हुई है। सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, महिला शक्ति वंदन कानून बन गया, तो बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन हमें स्वयं ये समझना होगा कि हमें सशक्त स्वयं से होना है और अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाना है, उनमें कोई अंतर नहीं समझना है। और मैं एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगी। एक छोटी टिप्पणी आप दोनों, बस। अमर उजाला का बहुत धन्यवाद देंगे, और आपका अमर उजाला हमेशा अच्छे कार्य करता है। हमारे आंगनबाड़ी को गोद भी दिया है आपके पत्रकार भाइयों ने कानपुर में, तो इसके लिए आप अमर उजाला बधाई का पात्र भी है। साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे कि हमें 2 बातों पर जोर देना है। एक तो नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा डस्टबिन में डालना है, दूसरा लड़के और लड़की दोनों को संस्कार देना है। तब कहीं ना कहीं नारी हमारी तभी सशक्त हो पाएगी जब पुरुष और नारी दोनों को संस्कार मिल जाए, दोनों को मिले। क्योंकि एक हम बेटी को केवल उपदेश दें और बेटों को ना दें तो फिर घटनाएं तो घटेंगी ना, बलात्कार जैसे केसेस होंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरी बहन की तरह सम्मान है। आगे की बात प्रतिभा जी, लेकिन सम्मान है। विजयलक्ष्मी जी, आपकी एक टिप्पणी आखिरी। आगे कैसे सशक्त और मजबूत हों बेटियां, और जब हम शताब्दी मनाएं तो निश्चित रूप से हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत बनाने का 2047 तक, तो अमर उजाला भी 2047 तक शताब्दी अपना मनाएगा। निश्चित रूप से हम आए तो मैं उस यात्रा की शुरुआत मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जिस प्रकार से शुरुआत जैसे लग रहा है कि अब ये शुरुआत हुई है, काश ये बहुत पहले हो गया रहता तो आज हमारा देश बहुत आगे रहता, आज हमें इन बातों पर चर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी जब शुरुआत हुआ है तो आज गांव-गांव में हमारी बेटियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि वो शिक्षित हो, जब वो शिक्षित हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आगे उनका विकास होगा और वो सोचेंगी और आगे बढ़ेंगी। आज गांव-गांव में सशक्तिकरण की जो जरूरत थी, गांव में आज हमारी पढ़ी लिखी नहीं हमारी माताएं बहनें हैं, फिर भी आज सशक्त और मजबूत हो रही हैं, तो वो और आगे बढ़ें और कहीं ना घबराएं। कहीं भी उनको लग रहा हो कि अभी हम जो करना चाह रहे हैं ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब वो आगे चलेंगी तो आगे बढ़ते बढ़ते उनको चलने की आदत पड़ जाएगी, करने की आदत पड़ जाएगी और आगे बढ़ने के भी उनको रास्ते मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से किसी भी काम को स्टार्ट करें तो जब तक वो लक्ष्य ना मिल जाए, उस लक्ष्य को हौसला मिलेगा, सबको शक्ति मिलेगी, पूरा करें तो निश्चित समय सबको नहीं मिल पाएगा क्योंकि समय कम बचा है। बहुत सारी बातें हैं जो आगे भी हो सकती थी, लेकिन अमर उजाला ने इस मंच पर इस वक्त जो पूरा मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो 5 महिला मंत्री हैं उनको एक मंच पर इसलिए लाया था कि ये प्रतीक है स्त्री शक्ति का, स्त्री सशक्तिकरण का, नारी शक्ति के वंदन का, नारी शक्ति के अभिनंदन का। और उस शक्ति को समूचा अमर उजाला परिवार अपने पाठकों और दर्शकों सहित नमन करता है और उम्मीद करता है कि स्त्री शक्ति का ये परचम इस देश में इसी बुलंदी के साथ लहराता रहेगा। आपने अमर उजाला के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।